गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लेसन 1 के 3 पार्ट पूरे कर लिए थे। चौथा पार्ट चल रहा है जर्मनी और इटली का एकीकरण, जो आप पार्ट 5 वीडियो के अंदर देखोगे। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि पहली कोशिश जर्मनी के एकीकरण की कंप्लीट हुई थी। कब हुई थी आपने पहले देख चुके हैं, यहाँ पर दोबारा देख लें। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि सजे धजे जुलूस के साथ फ्रैंकफर्ट संसद में गए थे, और जहाँ कहाँ हुई थी, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। और इन्होंने अपना एक राजा बनाने के लिए प्रशा के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उनको ताज पहनाने की पेशकश की थी, लेकिन उस राजा ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, और ये पहली कोशिश क्या हो गई थी, कामयाब नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आपने देखा कि उस समय उदारवादी जो लोग थे जर्मन के अंदर, उन्होंने कोशिश की थी कि जर्मन के अंदर एक राष्ट्र राज्य बनाया जाए। तो अब उसके बाद दूसरी कोशिश किसने की, सेना ने की। तो जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? हाँ भाई, जर्मनी के अंदर वहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि सेना की मदद से जर्मन को एक राष्ट्र राज्य में बदला गया था। क्लियर है? यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि जर्मनी क्या एक क्या एक सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? हाँ भाई, जर्मन का एकीकरण सेना की हेल्प से हुआ है। ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या हुआ भाई, 1848 के अंदर यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद की जो क्रांति चल रही थी, वो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसको दबाया था रूढ़िवादियों ने, और उसको दबाने के लिए उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पर जो है जर्मनी और इटली के एकीकृत राष्ट्र राज्य जो हैं वो बनने शुरू होंगे। इसके लिए पहली कोशिश 1848 के अंदर जर्मन महासंघ के अंदर निर्वाचित संसद के द्वारा शुरू की गई थी। पहला प्रयास हुआ था, आपने पढ़ चुके हैं सभी, है ना। और ये किसकी द्वारा, उदारवादियों के द्वारा की गई थी, जिसको राजाओं के द्वारा फौज की ताकत से मिलकर दबा दिया गया था। उसके बाद उनका प्रशा के अंदर जो बड़े भूस्वामी थे, जिनको क्या बोलते हैं, जंकर्स। अभी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, जंकर्स क्या हैं? ये कई बार आया हुआ है भाई बोर्ड के अंदर। क्या है? प्रशा के बड़े भूस्वामियों को जंकर्स कहा जाता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या संभाला भाई, ये नेतृत्व संभाला प्रशा के राजा ने कि वहाँ पर क्या किया जाए, राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए। और उसका प्रमुख मंत्री कौन था? ओटोमान बिस्मार्क। अगर हम कहें कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ओटोवान बिस्मार्क ने किया था। किसके द्वारा? प्रशा की सेना की हेल्प ली और वहाँ की नौकरशाही की हेल्प ली। और क्या ली भाई, सेना की मदद से 7 साल तक लड़ाई लड़ी। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, और जीता तीनों युद्धों को। और फिर क्या हुई, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। सेना की मदद से जर्मन के अंदर क्या बना, एकीकरण हुआ। क्लियर है? फिर उसके बाद जनवरी 1871 में वर्साई के अंदर एक समारोह किया गया, जिसके अंदर प्रशा का जो राजा था विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का राष्ट्र सम्राट घोषित कर दिया गया था। और ये जो है वो कहाँ पर हुआ था भाई, ये हुआ था आपका हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्साई का एक महल, जहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा जो है ठंडे शीश महल के अंदर ये सभा क्या हुई थी, संपन्न हुई थी। और इस सभा में जो है प्रशा के जो हैं विलियम प्रथम थे, वो क्या बन गए थे, जर्मन साम्राज्य के नए जो हैं वो क्या बन गए थे, सम्राट बन गए थे। क्लियर है? कहाँ पर हुई ये सभा? हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ है? वर्साई का महल है। ठीक है, आगे उसके बाद में हम पढ़ते हैं जर्मन की जो ये प्रक्रिया जो वहाँ पर की गई थी, वहाँ की राष्ट्र शक्तियों के द्वारा की गई थी। वहाँ पर जो है यहाँ पर कि उन्होंने कुछ चेंज किए। क्या चेंज किए भाई, एकीकरण होने के बाद की मुद्रा को, बैंकिंग को, कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं को, इन सब को चेंज करने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से जर्मन क्या बन गया, एक मॉडल बन गया, आदर्श मॉडल बन गया। किसके लिए? उन राष्ट्रों के लिए, उन जगहों के लिए जहाँ पर अभी राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। क्लियर है?
आगे पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। तो यहाँ जर्मन का एकीकरण पूरा हो गया। ध्यान रखिए बेटा, जब भी जर्मन का एकीकरण पूछा जाए, पहले जर्मन के एकीकरण की पहली कोशिश बताएं, फ्रैंकफर्ट संसद वाली, और उसके बाद बताएं दूसरी कोशिश जो प्रशा के दो राजा द्वारा की गई थी, जिस काम उसने उसको वहाँ के मंत्री ओटोमन बिस्मार्क को दिया, जिसने वहाँ की सेना की सहायता ली, 7 साल तक लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस के साथ में, युद्ध जीता और फ्रांस का एकीकरण किया। ये दूसरी कोशिश थी। तो जर्मन का एकीकरण 2 कोशिशों के अंदर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। क्लियर। अगला आता है इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक खंडों में बटा हुआ था। यहाँ पर अलग अलग वंशों के राजा शासन करते थे। बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य क्या था, उस समय बिखरा हुआ था। अब ये क्या था, 7 खंडों में बटा हुआ था। उस समय इटली जो है क्या था, 7 खंडों के अंदर बटा हुआ था, जिनमें सडानिया पिडमांट जो है वो इतावली घराने से संबंध रखने वाला था। ऊपर का हिस्सा आपका एस्टाई हेम्सबर्गों के पास में था। मध्य का हिस्सा आपके पोप के पास में था। दक्षिण का हिस्सा आपके स्पेन के बुर्बो वंश के पास में था। क्या याद रखेंगे कि इटली 7 जो में बटा है। सडानिया पिडमंटेस का एक छोटा सा हिस्सा है जहां इतावली घराने के लोग शासन करते हैं। उत्तर का हिस्सा हेम्सबर्ग के पास है, मध्य का पोप के पास में है, दक्षिण का स्पेन के बुर्बो वंश के पास में है। इतावली भाषा को कोई भी साझा रूप नहीं मिला हुआ था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, अब इटली के एकीकरण की जब कोशिश पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। पहला लेंगे 1830 में आपके मैत्सनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, अपना एक कार्यक्रम दिया, और उसने यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन भी बनाया था, यंग इटली नाम का। लेकिन वो क्या हुआ, असफल रहा। 1831 की क्रांति, 1848 की क्रांति, इनकी असफलता से क्या हो गया, इतावली जो है वो क्या हो गया, घराना जोड़ नहीं पाया। वहाँ पर क्या हुआ, एकीकरण नहीं हो पाया। तो इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसने उठाई, सडानिया पिडमांट ने उठाई। और उस समय सडानिया पिडमांट का राजा कौन था, विक्टर एलुमिनियल द्वितीय था। ये वहाँ का राजा था। कहाँ का, आपका जो इटली का सडानिया पिडमंट था, वह इतावली घराने वाला वहाँ का राजा था, विक्टर एमुनुएल द्वितीय। अब इसने क्या किया, वहाँ के जो रिच वर्ग है उसको कहा कि क्या कहा कि इटली के एकीकरण से क्या होगा, एकीकृत इटली अगर हो जाती है तो क्या होगा, उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं खुल जाएंगी। अगर इटली का एक बड़ा एरिया हो जाएगा, एक बड़ा इटली बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो अभिजात वर्ग है ना, जो कुलीन वर्ग है, उसके लिए आर्थिक विकास की और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा कहकर उसने क्या किया, जो आपका अभिजात वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसको मिला लिया। ये काम फिर उसने ये काम किसने किया, राजा ने किया कि उसको वहाँ के कुलीन वर्ग को उसने शामिल किया। ठीक है। अब वहाँ का मंत्री क्या काम करता है, देखो पहला काम मैत्सनी ने किया, क्या यंग इटली बनाया, विद्रोह गुप्त संगठन बनाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ भाई, बहुत सारे वहाँ विद्रोह हुए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अब इसको एकीकृत करने की जिम्मेदारी किसने उठाई, सडानिया पिडमांट के राजा विक्टर एमुलियन द्वितीय ने उठाई। और उसने कहा, अभिजात वर्गों को कहा कि एकीकृत इटली होने से उनके लिए विकास के रास्ते खुल जाएंगे। तो क्या, ठीक है। और फिर ये काम किसको सौंप दिया, मंत्री कावूर को सौंप दिया। और मंत्री कावूर जो है, अब क्वेश्चन बन गया, कावूर कौन था, कौन था भाई, इटली का प्रधानमंत्री था। उसने भी क्या किया था, इटली को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये न तो क्रांतिकारी था, न जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। ये भी क्या करता था, इतावली भाषा से कहीं बेहतर क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। अमीर था, शिक्षित सदस्यों जैसा ही था। अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाती है कावूर कौन था, तो इटली का मंत्री है। ठीक है। न तो क्रांतिकारी है, न जनतंत्र में विश्वास करता है, अमीर और शिक्षित है, अभिजात वर्ग से संबंध रखता है, और इतावली की से ज़्यादा बेटर फ्रेंच बोलता है।
अब इसने क्या किया, इस कावूर ने क्या किया था, इस कावूर ने फ्रांस से एक संधि की, कूटनीतिक संधि की, चतुर कूटनीति संधि की फ्रांस से। और किसकी, सडानिया पिडमंट की करवाई। सडानिया पिडमंट का ही तो रहने वाला है ना, वहीं का प्रधानमंत्री है। तो उसने क्या किया, फ्रांस से कूटनीति संधि की, ठीक है, जिसके पीछे किसका हाथ मानते हैं, कावूर का हाथ माना जाता है। और ये इसकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो 1859 में आस्टे हेम्सबर्ग थे उनको हरा दिया। आस्टे हेम्सबर्ग जो थे उत्तर में राज करते थे, उनको हराकर उनसे ये हिस्सा छीन लिया। किसने, कावूर ने। किसकी हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से। क्लियर है। अगला चलते हैं, उसके बाद के अंदर एक नाम और है गैरीबाल्टी। अब गैरीबाल्टी ने क्या किया, गैरीबाल्टी ने क्या किया, उसने भी एक सैनिकों की सेना बनाई, ठीक है। ये सशस्त्र से स्वयं सेवक जो हैं, युद्ध, इन्होंने भी युद्ध लड़ा। और क्या किया, इटली का दक्षिणी हिस्सा किसके पास में था, स्पेन के बुर्बो वंश के पास में। और दोनों सिलसिलियों का हिस्सा क्या कर लिया, उनसे छीन लिया और एकीकृत जर्मन कर दिया, ठीक है। इस अब उसके बाद के अंदर जो कि आपका 1861 के अंदर जो आप वहाँ का विक्टर एल्युमिनियम द्वितीय जो राजा था, वो क्या बन गया, इटली का, एकीकृत इटली का राजा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लोगों ने भी क्या किया, जो गरीब लोग थे, अब जात वर्ग को देखो उसने अपने में शामिल कर लिया, लेकिन जो गरीब वर्ग थे, अनपढ़ लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, एल्युमिनियम द्वितीय का साथ दिया। किसको जीतने में, दक्षिण इटली को जीतने में। आम किसानों ने गैरीबाल्टी का समर्थन किया। क्यों, क्योंकि गैरीबाल्टी ने क्या कहा, गैरीबाल्टी बोला इटालिया को छुड़ाना है। किसको छुड़ाना है भाई, इटालिया को छुड़ाना है। किससे, स्पेन के बुर्बो वंश से। लोग अनपढ़ थे, क्या समझे, लाटालिया को छुड़ाना है। और वो क्या समझते हैं, लाटालिया को छुड़ाना है मतलब शायद लाटालिया किसका नाम है, विक्टर एल्युमिनियम की पत्नी का नाम है, यानी हमारी राजा की पत्नी का नाम है, जिसको कौन ले गए, स्पेन के बुर्बो वंश वाले ले गए। और उसको क्या करना है, छुड़ाना है। तो जितने भी दक्षिण इटली के किसान थे, उन्होंने गैरीबाल्टी का समर्थन किया। किसके लिए, लाटालिया को वापस लाने के लिए। इस तरह से क्या हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। और जो गरीब वर्ग था, अनपढ़ किसान थे, उन्होंने भी क्या दिया, इसमें अपना योगदान दिया, इस एकीकरण में अपना योगदान दिया। समझ में आया। इटली का एकीकरण दोबारा एक बार देखें। जो इटली का एकीकरण है वो किन किन लोगों ने किया, मैथ्सनी ने किया, यंग इटली के नाम से, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। दूसरी कोशिश किसने की, एल्युमिनियम द्वितीय ने की। क्या किया, अभिजात वर्ग को शामिल किया, कहा उनको, क्या कहा कि एकीकृत इटली उनका विकास करके करेगी, हुआ। लर्न आगे देखो, कावूर, कावूर कौन था, कावूर ने कोशिश की। कावूर ने क्या किया, फ्रांस से संधि की, कूटनीतिक संधि की, और ऑस्ट्रिया हेम्सबर्गों से उत्तर का हिस्सा छीन लिया और इटली का एकीकरण करने में सहायता की। अब कावूर कौन था, अगर पूछ लिया जाए टिप्पणी में, तो न तो क्रांतिकारी है, न जनतंत्र में विश्वास रखता है, अमीर और शिक्षितों की तरह ही है, इतावली से ज़्यादा फ्रेंच बोलता है, फ्रांस से कूटनीतिक संधि करता है, और क्या करता है, ऑस्ट्रिया हेम्सबर्गों को हराकर उत्तरी इटली को एकीकृत इटली में मिला देता है। अगला उसके बाद में हमने कहा गैरीबाल्टी कौन है, तो हमने कहा गैरीबाल्टी जो है वो कौन है, सशस्त्र सेवा सैनिकों के साथ में युद्ध में हिस्सा लेता है, दक्षिण इटली और दोनों सिलसिलियों को जीतता है, ठीक है। अब वहाँ से वहाँ के हैं स्पेन का बुर्बो वंश है, उसको हटाने में वो क्या करते हैं, स्थानीय किसान उसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं भाई, उसका समर्थन करते हैं, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा गैरीबाल्टी ने, लटालिया को छुड़ाना है, सॉरी इटालिया को छुड़ाना है। और उस समय के किसान क्या थे, ज़्यादातर निरक्षर थे, उन्होंने सुना लाटालिया को छुड़ाना है। और शायद लाटालिया कौन है, विक्टर एल्युमिनियम की पत्नी है, हमारे राजा की पत्नी है, और उससे हमें क्या करना है। उन किसानों ने समझा कि हमें स्पेन के बुर्बो वंश के राजाओं से क्या लेना है, छीनना है, लेना है वापस। इस चक्कर में क्या हुआ, ये दक्षिण इटली के लिए भी इन किसानों ने, जो स्थानीय किसान थे, इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, अपना पढ़ा इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। आगे देखिए, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के बारे में ये भी अलग क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई।
ठीक है। ब्रिटेन की अजीब दास्तान के अंदर देखिए, ब्रिटेन राष्ट्र राज्य मॉडल कैसे बना, आदर्श मॉडल कैसे बना। यहाँ खून खान नहीं बहा भाई, उथल पुथल क्रांति का परिणाम नहीं हुआ। लंबा टाइम क्रांति चली है, एक ही दिन में क्रांति नहीं हुई है। यहाँ पर एक लंबे टाइम पीरियड तक यहाँ क्रांति चली। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटानिया राष्ट्र नहीं था, यहाँ पर क्या थे, छोटे छोटे द्वीप हैं। जो इंग्लैंड जो है ना, वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर अंग्रेज रहते हैं, वेल्स रहते हैं, स्कॉट यानी आयरिश लोग रहते हैं। इस तरह से ये नरजातीय लोग रहते हैं। अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार नरजातीय लोग क्या होते हैं। नरजातीय क्या है? नरजातीय क्या होता है? ऐसे लोग जिनकी अपनी साझा नस्ल होती है, यानी जैसे एक ही खून के होते हैं, जन एक उनकी जनजाति होती है, संस्कृति का उद्गम, उनकी संस्कृति का उद्गम एक ही होता है, यानी एक छोटा सा समूह जिसकी क्या होती है, अपनी एक खून की नस्ल एक है, उनका एक संस्कृति एक है, उनकी पृष्ठभूमि एक है। वो जो अपने आप को क्या मानता है, उसको ही अपनी पहचान मानता है, यानी एक छोटा सा ग्रुप क्या कहलाता है, नरजातीय समूह। जैसे मैं कहूँ बंजारे एक नरजातीय समूह वाले हैं। ठीक है। किसी भी जनजाति के लिए ये शब्द संबोधित किया जाता है। तो ये अलग अलग लोग जो उस समय रहते थे यहाँ पर, अलग अलग उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं भी क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन जैसे जैसे इन सब में कौन कौन रह रहा है भाई, यहाँ पर रह रहा है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ रह रहे हैं अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, क्या आयरिश लोग रह रहे हैं, है ना। अब इनमें से सब में जो अंग्रेज़ लोग थे ना, जो अंग्रेज़ था उसने क्या किया, काफ़ी तरक्की की। जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र ने धन दौलत में, अहमियत में, सत्ता में वृद्धि कर रही, अंग्रेज़ पावरफुल हो गए, उन्होंने अब वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाने लगे। लंबा समय तक टकराव और संघर्ष होते रहे और धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने क्या किया, जो यहाँ की आंग्ल संसद है उससे राजतंत्र की ताकत, राजा से उसकी ताकत छीन ली। ठीक है। और क्या कर दिया, इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्र राज्य का निर्माण करना शुरू कर दिया। यानी ये अंग्रेज लोगों ने संसद के अंदर राजा से सत्ता छीन कर क्या किया, एक राष्ट्र राज्य निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसका सेंटर कौन था, इंग्लैंड था। ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम पीरियड बाद में इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड का जो इस राष्ट्र राज्य था, इसने स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता किया, एक्ट ऑफ यूनियन। पूछा जाता है भी एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ, 1707 में हुआ। किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसको इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया, इस दोनों को मिलाकर क्या बना लिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। अब इंग्लैंड के पास क्या हो गया, 2 जगह की प्रभाव हो गया, 2 जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, इंग्लैंड में भी और स्कॉटलैंड में, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। और किसकी नींव रख ली, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना, तो 1707 में बना। कैसे बना, एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से बना, जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया एक एक्ट के माध्यम से। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर जब अपना कब्जा जमा लिया, तो अब उसने क्या किया, संसद के अंदर स्कॉटलैंड के लोगों को नहीं लिया, अंग्रेज लोगों का ही दबदबा रहा। और उन्होंने क्या कहा, जो स्कॉटलैंड की खास संस्कृति है या उनकी खास जो पहचान थी, उनको दबाना शुरू कर दिया, उनके राजनीतिक स्थानों को दबाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, ये स्कॉटिश लोगों ने, जो हाईलैंड्स के लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, अपनी आज़ादी को व्यक्त करने की कोशिशें की, तो उनका ज़बरदस्त दमन कर दिया गया। वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे भाई, स्कॉटिश लोग जो थे वो गैलिक भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते हैं, गैलिक भाषा बोलते थे। वो अपनी एक राष्ट्रीय पोशाक पहनते थे, वो भी उनको पहनने से मना कर दी। जो भाषा गैलिक भाषा बोलते थे वो भी उनको बोलने से मना कर दिया। कहा कि अगर गैलिक भाषा बोलोगे, राष्ट्रीय पोशाक पहनोगे, तो तुम्हें अपना ये देश छोड़कर यहाँ से जाना होगा, अपना वतन छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से क्या किया, स्कॉटलैंड लोगों को जबरदस्ती क्या बना लिया गया, आंग्ल देश का अधीन बना लिया गया, इंग्लैंड के अधीन बना लिया गया। समझ में आ गया, इस तरह से स्कॉटलैंड को दबा दिया गया। अब बच गया भाई आयरलैंड। आयरलैंड के साथ भी ऐसा हुआ। आयरलैंड के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या रहते हैं, कैथोलिक लोग रहते हैं। कैथोलिक लोगों का देश है भाई, बहुसंख्यक कैथोलिक लोग हैं वहाँ। ठीक है। अब अंग्रेज जो लोग हैं वो कौन से हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेज मानते हैं प्रोटेस्टेंट में धर्म को। ठीक है। और जो आपके आयरलैंड के लोग हैं वो कैसे हैं, कैथोलिक हैं, बहुसंख्यक कैथोलिक हैं। अब ये थोड़े से अंग्रेज़ों ने जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं, उन्होंने बहुत सारे जो कैथोलिक लोग हैं जो आपके आयरलैंड में रहते हैं उनको दबाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन का प्रभाव था,
काफ़ी पावरफुल हैं पैसे के मामले में, अन्य सभी मामलों में। इन्होंने उन कैथोलिकों का विद्रोहों को क्या कर दिया, अब कैथोलिकों ने जो विद्रोह किया तो उनको कुचल दिया गया। अब ये विद्रोह किसने किए, ये कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, किसने किए भाई, वोल्फ टॉन के द्वारा किए गए, वोल्फ टॉन, और उसने बनाया यूनाइटेड आयरिशमैन, एक संगठन बनाया था यूनाइटेड आयरिशमैन। किसने, वोल्फ टॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन ने क्या किया था, विद्रोह किया था, असफल विद्रोह रहा, जिसको क्या किया 1801 के अंदर जब बलपूर्वक दबा दिया गया, ठीक है, और जिसकी वजह से आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड ऑफ किंगडम में मिला लिया गया। आगे समझ में, इस विद्रोह को दबाकर क्या हो गया, आयरलैंड को भी किस में मिला लिया, इंग्लैंड के अंदर यूनाइटेड ऑफ किंगडम में मिला लिया। और क्या किया, वहाँ पर भी ब्रिटानिया राष्ट्र जो है स्थापित कर दिया, और अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर दिया गया, अंग्रेजी झंडा लगा दिया गया। अंग्रेजी झंडा कौन सा है, यूनियन जैक कहाँ का झंडा है, ब्रिटेन का, ठीक है। और वहाँ पर भी राष्ट्रीय गान को बढ़ावा देने की बातें कही जाने लगी, राष्ट्रीय गान बजाना शुरू कर दिया जबरदस्ती। इंग्लैंड का राष्ट्रीय गान कौन सा है, गॉड सेव ओवर नोबल किंग, कि भगवान जो है हमारे रहे क्या करें, जो नोबल किंग है हमारा, जो आदर्श राजा, उसकी रक्षा करें, गॉड सेव ओवर नोबल किंग, ये उनका राष्ट्रीय गान है, जिसको क्या किया, वहाँ बढ़ावा दिया गया। और वहाँ की जो चीज़ें थी, आयरलैंड के लोग थे, पुराने राष्ट्र को क्या कर दिया गया, दबाना शुरू कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के लोगों को ने दोबारा देखें, राष्ट्र राज्य मॉडल एक दिन में नहीं बना, लंबा टाइम चला उथल पुथल, वहाँ पर क्रांति जो है एक ही दिन में नहीं हुई है, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ रहते हैं अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग यहाँ पर अलग अलग रहते हैं, जो नरजातीय लोग हैं, इनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपराएं हैं। लेकिन जो आंग्ल भाषा के लोग थे, उन्होंने धन दौलत, अहमियत, सत्ता में वृद्धि कर ली। अब ये लोग जो हैं अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या किया, इन्होंने लंबे टकराव और संघर्ष किया, और जो आंग्ल संसद से राजा का शासन हटाया सबसे पहले, तो वहाँ राष्ट्र राज्य बनाया, सेंटर कौन, इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को दबाया, किसकी वजह से, एक्ट ऑफ यूनियन की मदद से, और क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एरिया शामिल हो गया। अब उसके बाद के अंदर यहाँ के लोगों से कहा, ब्रिटानिया जो ब्रितानी पहचान है वो अपना लो, जो इसकी संस्कृति है स्कॉटलैंड की, राजनीतिक संस्थाएं, उनको दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने किए इसके लिए आज़ादी व्यक्त करने के प्रयास किए, लेकिन ज़बरदस्ती दमन कर दिया गया। उनको उनकी गैलिक भाषा बोलने के लिए, राष्ट्र पोशाक पहनने के लिए मना कर दिया, वतन छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया। फिर बचा आयरलैंड। आयरलैंड में क्या उनसे लोग रहते थे, आपके रहते थे आयरलैंड के अंदर कैथोलिक लोग, कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग, और अंग्रेज थे प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग। उन्होंने इन पर प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला, और इनको क्या किया, जब इन्होंने विरोध किया कैथोलिक लोगों ने, तो निर्ममता से बुरी तरह से इन विद्रोहों को कुचल दिया गया। विद्रोह किसने किए थे, वोल्फ टॉन ने और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन संगठन ने किए थे, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हुए, असफल विद्रोह रहे, और 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। ये उनका ऊपर ब्रिटानिया झंडे के अंदर उनको ले लिया गया, उनकी आंग्ल संस्कृति का उनमें प्रचार प्रसार किया गया, झंडा लगा दिए गए, राष्ट्रीय गान लगा दिया गया, ये सब कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड जो है ये आज क्या बन गया, यूनाइटेड ऑफ किंगडम बन गया। क्लियर है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ बचती है, गैरीबाल्डी पर टिप्पणी कई बार पूछी गई है। गैरीबाल्डी कौन था, तो गैरीबाल्डी के बारे में वैसे तो पढ़ लिया, दक्षिणी इटली का और दोनों सिलसियों का एकीकरण किया था, किसानों को उसने लिया था। अभी थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं। ये इटाली के जो आपके इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है, ठीक है। ये कैसे परिवार से संबंध रखता है, जो तटीय व्यापार करता था, यानी नौसेना में क्या था, एक नाविक था। इसने यंग इटली आंदोलन जो मैथ्सनी ने किया था, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ा था। तो धीरे धीरे ये अपने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ा, किसकी वजह से, मैथ्सनी की वजह से जुड़ा था। लेकिन अब मैथ्सनी का आपको सभी को पता है कि विद्रोह जो है वो कुचल दिया गया था, और गैरीबाल्डी उसकी वजह से जो ये आपका मैथ्सनी भाग गया था, और गैरीबाल्डी भी उस समय दक्षिण अमेरिका में भाग गया था, निष्वर्षण में रहा था। लेकिन जब विक्टर एल्मोनियम ने कहा कि हम इटली का एकीकरण करेंगे 1854 में, उस समय ये देश में वापस लौट आया था, ठीक है, और वापस लौट कर आया, और उसने क्या किया, दक्षिणी इटली के अंदर क्या चलाया, एक संगठन चलाया था, क्या नाम था, 1000 लोगों का अभियान, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। इसमें सारे के सारे किसान लोग थे ठीक है, इनकी संख्या लगभग 30,000 तक थी। इनको क्या बोला जाता था, इसकी सेना को, गैरीबाल्डी की सेना को बोलते हैं रेड शर्ट्स,
रेड शर्ट जो है गैरिबाल्डी की सेना थी, वही सभी किसान थे, ठीक है, जिनको पता नहीं था लाटालिया क्या है, इटालिया क्या है ना। अभी इन लोगों ने क्या किया था, ये जो सेना ने क्या किया, वहाँ की जो है बुर्बो वंश के राजा जो थे उनको भगा दिया था यहाँ से। और फिर बाद में क्या हुआ, फ्रांस की जो सेना यहाँ पर पहुँच गई थी, और फ्रांस की सेना जो किसकी वजह से पहुँच गई थी, काबूर की वजह से, है ना। फ्रांस के साथ में उसने काबूर ने कूटनीति संधि की थी, है ना, वो पहुँच गई। पहले तो किसानों ने यहाँ के जो बुर्बो वंश है उनको भगा दिया, और उसके बाद में यहाँ पर कौन पहुँच गया, फ्रांस की सेना पहुँच गई। और फिर रेड शर्ट्स जो हैं फ्रांसीसियों की मदद से, और जो पीपल के सैनिक हैं वो टिक नहीं पाए थे और वो हार गए, भाग गए यहाँ से। और फिर इटली भी, और जो इटली के अंदर क्या हुआ था, आपके जो है पेपल राज्य, फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर क्या हुआ, पेपल जो है इटली के अंदर शामिल हो गया था। तो ये इसका आपका जो है गैरिबाल्डी, तो गैरिबाल्डी की वजह से क्या हुआ, दक्षिणी इटली मिला था, दक्षिणी हिस्सा जो है इटली का एकीकृत हो पाया था। ये सडानिया पिडमांट के राजा को, विक्टर एमोनियम द्वितीय को इटली नामक जो बूट है, इटली का जूता पहना रहा है, क्योंकि दक्षिणी इटली को जीते बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। ये किसकी वजह से हुआ था, आपके गैरिबाल्डी की वजह से हुआ था। तो ये अंग्रेजी व्यंग्य का एक चित्र है, बनाया हुआ है यहाँ पर। अब आपका जो है 3 चीज़ें आज हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट की हैं। पहला कौन सा किया है, हमने जर्मनी का एकीकरण किया है। दूसरा हमने इसके साथ में इटली का एकीकरण किया है। तीसरा हमने क्या किया है, ब्रिटेन के अंदर एकीकरण कैसे हुआ, ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर जो है हमारी जो है आपका 4 पार्ट जो है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होता है।